now today's topic is uncertainty in the average value of many measurements. जब आपने एवरेज वैल्यू की लेनी है तो अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो मैंने एग्जांपल के थ्रू साथ साथ स्टेप्स लिखे और इधर एग्जांपल लिए, ठीक है, इससे और ज़्यादा हमें क्लियर होगा ना। कंसिडर मेजरमेंट इंक्लूडिंग वैल्यूज, 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं। नाउ लेट इट बी 3 वैल्यूज, x1 is equal to 5.1, x2 is equal to 5.2 centimeter, x3 is equal to 5.3. Now this is the step 1. There are 3 measured values. Next is take the average. Average कैसे लेते हैं? x bar is equal to, this is the formula for taking average of these values. Sum of the values, now this is the step number 2. Find average of all the values using formula. Sum of the values divided by number of values. So जितनी values होंगी, अगर ये 2 हैं तो divided by 2, 6 हैं तो divided by 6. अब इधर चलते हैं, 3 values थी, इनको add किया, divided by number of values which is 3, तो ये हमारे पास x bar आ जाएगा। थर्ड स्टेप, फाइंड मीन डेविएशन फॉर ईच मेजर्ड वैल्यू। हर वैल्यू के लिए आपने मीन डेविएशन फाइंड आउट करनी है। तो इसका क्या है, डेविएशन मैंने कैसे फाइंड आउट की है, डेल x1 बार। व्हाट इज डेल x1 बार? दिस इज डेविएशन इन x1. डेल x2 बार, डेल x2 इज डेविएशन इन x2 वैल्यू एंड डेल x3 इज डेविएशन इन x3 वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करेंगे इट्स फॉर्मूला, ये मैंने लिखा हुआ, मीन डेविएशन इज बेसिकली फाइंड मीन डेविएशन फॉर ईच मेजर्ड वैल्यू। तो x बार माइनस x1 इज इक्वल टू जो आपका मीन, जो एवरेज आपने ली है उसमें से उस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल x1 बार, राइट, डेविएशन ऑफ दैट वैल्यू। ये मेरे पास 0.1 आ गई। Del x2 is x bar minus x2, 5.2 minus 5.2, it is 0. And similarly, del x3 is x bar minus x3, and this comes out to be equal to 0.1. आखिरी एंड पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, स्टेप नंबर 4. मीन डेविएशन इज अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। मुझे क्या मीन डेविएशन मैं इसकी फाइंड आउट करूंगी, क्यों फाइंड आउट करूंगी? Because my aim is to find the uncertainty in average value. तो mean deviation क्या होगी, जो आपकी deviations आई हैं उनका mean, तो del x1 plus del x2 plus del x3 divided by 3. This is 0.06. Finally, ये मैंने ये क्या चीज लिखी है कि जो आपकी mean deviation होगी, basically it is the uncertainty in the average value, जैसे हम पहले करते आए हैं addition के केस में, subtraction के केस में, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो जो हमारी अनसर्टेनिटी होती थी उसको एक्चुअल वैल्यू के साथ लिखते थे। एक्चुअल वैल्यू आपकी क्या आई थी, दिस वन इज द एक्चुअल वैल्यू, x बार, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी। और ये कहां से आई है हमारी, ये आप देख सकते हैं, ये वाली चीज, ये अनसर्टेनिटी, और ये मैंने इधर लिखा हुआ है, मीन डेविएशन इज अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। और आपको पता है, ये बार बार इस चीज को आपको बताया जाता है कि जो आपकी अनसर्टेनिटीज है दे कैन ओनली बी एडेड और एडेड, मतलब ये इसको हम डिवीजन के फॉर्म में नहीं करते, बेशक वो डिवीजन का केस है, मल्टीप्लिकेशन का केस है, कोई भी आपके पास केस होगा तो आप उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, राइट। नाउ दिस इज द सेकंड एग्जांपल। ये इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, आई हैव टेकन 3 वैल्यूज। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? टेक द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज यूजिंग फॉर्मूला x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3. स्टेप नंबर 2, फाइंड द डेविएशंस, आपने डेविएशंस फाइंड आउट करनी। स्टेप नंबर 3, मीन ऑफ डेविएशंस, बेसिकली व्हाट इज मीन ऑफ डेविएशन? It is the uncertainty in the average value. So again del x1 plus del x2 plus del x3 divided by 3. Okay, now this is the uncertainty. What will be the result? हमारे पास x bar क्या आया था, वो ये आया x bar. तो then thus uncertainty in recorded value is 4.5 plus minus 0.1 centimeter. तो जब भी आपने uncertainty find out करनी होती है, in case of average value, you have to follow all these steps. ये 4 steps आप use करते हैं और इससे आपका जो result है obviously. Okay, now this is the last topic of uncertainties in measurements.
ये क्या है? दिस इज अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में जैसे आप पेंडुलम का आपका एक्सपेरिमेंट होता है उसमें आप क्या करते हैं, यू हैव टू कैलकुलेट बेसिकली टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि होगी तो सही अनसर्टेनिटी उसमें, वो जो मेथडोलॉजी है वो इधर आपको बताई गई है। एज टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ एनी वाइब्रेटिंग बॉडी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन। जब आपको पता है एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा अगर आप इसको रिकॉल करें तो आप क्या करते हैं, पेंडुलम को वाइब्रेशंस पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ते हैं, उसकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। उसी वक्त आप स्टॉप वॉच से उसको काउंट करना शुरू कर देते हैं, 20 वाइब्रेशन, 30 वाइब्रेशन, 10 वाइब्रेशन, क्या आपकी मर्जी है। जिसी वक्त 20 वाइब्रेशंस अगर आपने काउंट करनी है पूरी हुई है, आपने स्टॉप वॉच बंद कर दिए। अब ये जो स्टॉप वॉच ने हमको टाइम दिया, इट इज द टाइम टेकन फॉर 20 वाइब्रेशंस, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का? टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन जो कि स्टॉप वॉच ने हमें दिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, राइट। सो अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज द लीस्ट काउंट। आमतौर पे वो आपको दी होती है, जब आपको कोई न्यूमेरिकल आता है बताई होती है, या आप गेस उससे कर लेते हैं। लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वो 30 है, 20 है, 10 है, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी अनसर्टेनिटी आएगी। और दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ टी। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था x बार वाज द ट्रू वैल्यू, राइट। उसमें आप अनसर्टेनिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। इसमें भी दिस इज द ट्रू वैल्यू, दिस इज द दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। जो टी आप कैलकुलेट करोगे उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आगे देखते हैं, ये मैंने एग्जांपल आपको दिए कि एग्जांपल टाइम रिकॉर्डेड फॉर 30 वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम इज 54.6 सेकंड। टाइम पीरियड कितना होगा? ऑब्वियसली अभी आपको मैंने बताया है टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, 54.6 डिवाइडेड बाय 30, दिस इज 1.82। क्या चीज है? दिस इज द अनसर्टेनिटी, राइट। तो परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास, सॉरी, दिस इज द टाइम पीरियड, एक्चुअल ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। अनसर्टेनिटी क्योंकि आपको पता है इसमें अभी आपको ये फॉर्मूला बताया है, इट इज द लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। आपने इसको कैलकुलेट किया है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.003। अब क्या करेंगे? जैसे हम हमेशा करते हैं, एक्चुअल वैल्यू में अनसर्टेनिटी की वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, किसकी है? टाइम पीरियड की। दिस इज द अनसर्टेनिटी, सो दिस इज योर आंसर which give us uncertainty in the time period of the pendulum when it is calculated. Now this is again example 2, बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे कि लीस्ट काउंट हमें दी हुई है 0.02 सेकेंड, टोटल टाइम 30 सेकेंड्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इस केस में आप देख सकते हैं 10 ली है। तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या आ जाती है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, 0.01 divided by 10. Now this is fractional uncertainty. Okay. Now time period किसके equal? This is the actual. ये बार-बार ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास हमेशा actual value जो होती है उसी में हम add और subtract कर देते हैं uncertainty को. Now this is the uncertainty. So time period is time taken divided by number of vibration again. Time taken कितना था? 30 seconds. डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। हमारे पास 3 आ गया, 3 सेकेंड्स। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, 3 सेकेंड्स। यूनिट्स जरूर लिखने। अनसर्टेनिटी इन टाइम क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू और क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? अनसर्टेनिटी जो आएगी। सो दिस इज द एक्चुअल आंसर, 3 प्लस माइनस 0.001 सेकेंड। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट डायमेंशंस। डायमेंशंस की क्या जरूरत होती है, डायमेंशंस क्यों मेजर करते हैं, इसमें एक्सप्रेस क्यों करते हैं? तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स व्हिच गिव अस द रीजन व्हाई वी यूज डायमेंशंस। और इसमें से हमारे काफी ज्यादा एमसीक्यूज आ जाते हैं और इसका फायदा क्या है ये भी आपको इन पॉइंट से पता चलेगा। ईच बेस क्वांटिटी जो कि हमें पता है देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, जब हम उसको मेजर करते हैं, मैथ, लेंथ, टाइम is considered as a dimension. जितनी बेस क्वांटिटीज हैं वो सारी डायमेंशंस हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेस बाय अ सिंबल। जो भी बेस क्वांटिटी के लिए, जैसे आपका मैथ है, मैथ का सिंबल m है,
लेंथ है उसका सिंबल L है, और जो आपका टाइम है उसका सिंबल T है, राइट? तो एक्सप्रेस बाय अ सिंबल फॉर बेस क्वांटिटीज, जो आपकी बेस क्वांटिटीज है उनको इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एम एल टी, जो आपका आएगा आई, इस तरह से जो आपकी वैल्यू है, कैंडेला जो कि ल्यूमिनोसिटी का यूनिट होता है। ओके, इन दो पॉइंट्स से आपको ये चीज क्लियर हो जाती है बेसिकली, दिस इज द वे इन विच वी एक्सप्रेस द क्वांटिटी इन बेस यूनिट्स। बेस में आपने एक्सप्रेस करना है, बेशक आपकी कोई डिराइव क्वांटिटी है, जैसे आपके पास फोर्स है, आपके पास वर्क है, आपके पास एनर्जी है, लेकिन जब डायमेंशंस आएंगी तो आप उसको बेस क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करोगे। लिखोगे कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखोगे, इस तरह से लिखेंगे। इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस, जो कि अभी मैंने आपको बात की है कि डिराइव क्वांटिटीज आपको बेशुमार डिराइव होती हैं, इवन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल आर डिराइव क्वांटिटीज। उनको क्या करोगे आप? दे विल बी एक्सप्रेस इनटू बेस क्वांटिटीज। फाइंड यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट, इसका यूज क्या है? क्या ये कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, इट कैन फाइंड द यूनिट ऑफ कांस्टेंट। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ, जैसे आप कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, उसके आपका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R square. What is K? It is a constant. So with the help of dimension you can find the units of K. इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स में जब आप कैलकुलेट करते हो तो G के भी आप यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ K, नॉर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ G। कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, जो भी आपके पास आती है 6.67 into 10 to the power this and this, वो नहीं आप फाइंड आउट कर सकते, यही चीज, बट नॉट इट्स वैल्यू। Also, it can be used to derive possible formula. ये हमें इस तरह भी हेल्प करती है कि हम फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ सपोज यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, जैसे नहीं पता कि whether t is equal to s over v और t is equal to v over s। इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि असल फॉर्मूला इसमें से कौन है? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। या आप देख सकते हैं, पहला स्टेप क्या है? चेक द डायमेंशंस। चेक द डायमेंशंस का मतलब है कि जो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस होंगी वही लेफ्ट हैंड साइड पे आनी चाहिए। सो इफ राइट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डायमेंशन, देन ऑब्वियसली दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। दोनों में से जो भी आपका फॉर्मूला। ओके, नाउ t इज इक्वल टू s ओवर v। मैंने सबसे पहले इसको कंसीडर किया। t का डायमेंशन क्या होगा? t, राइट इट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। s की डायमेंशन क्या होगी? l, ये मैंने इधर लिख दिया है। s इज लेंथ, v इज मीटर पर सेकंड, बेस क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करना है तो ऑब्वियसली ये l और t हो जाएगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। l डिवाइडेड बाय l होल डिवाइडेड बाय t, क्या आ जाएगा? l डिवाइडेड बाय l t टू द पावर -1। l is cancelled by l and you are left with this t is equal to t. So this means that this formula is correct, यानी t is equal to s over v या s is equal to v into t, जो कि हमें याद है। अब चेक करते हैं क्या दूसरा फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। नाउ दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, t is equal to v over s। सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, v की वैल्यू क्या है? l t to the power -1। ठीक है, ये कैसे आया है? अभी हमने इसको किया है। v is equal to मीटर पर सेकेंड which is equal to l t -1, right? Now you can see that left hand side, dimension of left hand side is not equal to dimension of right hand side. इसके t है और इसका t -1। This shows that this formula is not correct. तो आपने ये देखा कि with the help of dimensional analysis even you can check whether the formula is correct or incorrect. Dimensions, ये मैंने कुछ की dimensions लिखी हैं। Dimensions of force F is equal to ma kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और इस तरह से इसकी फाइंड आउट की है। और इसी तरह W वर्क की W=F/S, सबसे पहले बेस क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करना है इसको, उसके बाद इसको डायमेंशंस में। इसी तरह एनर्जी ½ mv²। अच्छा आप ये देखें एनर्जी के mgh होता है, उसको भी पुट करके देखो, उसको सब्स्टिट्यूट करके देखो और चेक करो कि यही डायमेंशंस आती है, क्योंकि डायमेंशंस तो यही होनी चाहिए। अब इस चैप्टर ये अभी इसका एक टॉपिक रहता है, इस चैप्टर के आप मेरी साइट के ऊपर ये देख सकते हैं, मैंने ढेर सारे इसके जो MCQs जो कि इससे रिलेटेड आते हैं उनको सॉल्व करके रखा हुआ है, और विद रीजंस कि अगर ये वाला आंसर करेक्ट है देन व्हाई दिस आंसर इज करेक्ट। तो यू कैन चेक दोज क्वेश्चन ऑन माय साइट।